नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर चित्रा पिल्ले, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निशातपुरा में हिंदी शिक्षिका हूँ। आप सभी का बच्चों हिंदी कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन। आज हम कक्षा 9th के क्षितिज भाग पुस्तक के भाग 1 के पाठ कैदी और कोकिला पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ काव्य विधा पद्य विधा पर आधारित है। बच्चों, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कविता। आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम कविता के बारे में विचार करेंगे। कविता क्या है, कविता की क्या परिभाषा हो सकती है, कविता की विशेषताएं, कविता के दोनों पक्ष और कविता का बाह्य स्वरूप और आंतरिक पक्ष। बच्चों, कविता क्या है? कविता जो है एक काव्य है जिसे कवि या रचनाकार अपने भावों और विचारों को एक सुंदर समावेश में प्रकृति से संयोजन करके अपनी रचना में व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है। प्रायः कविता सामान्य तौर पर प्राकृतिक से ही चीज़ों से ही ली जाती है। कवि की जो कल्पना है वह अधिकतर प्रकृति से जुड़ी रहती है। कविता में बहुत सारी विशेषताएं होती है। कविता की मुख्य तौर पर 2 विशेषताएं होती हैं, जिन्हें हम आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष कहते हैं। कविता अपने भाव प्रधान होती है, कल्पना प्रधान होती है, विचार प्रधान होती है, जिसमें सभी तरह के भाव और विचारों का समावेश होता है। कविता के दोनों पक्ष, कविता के 2 पक्ष होते हैं, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष। कविता का बाह्य स्वरूप जो होता है वह रस, छंद, अलंकार के द्वारा या छंद के द्वारा, इस प्रकार से शब्द गुण, शब्द शक्ति, यह कविता के बाह्य पक्ष स्वरूप माना जाता है। काव्य का आंतरिक पक्ष, कविता का आंतरिक पक्ष भाव पक्ष निहित होता है। तो जितनी भी हम भाव अभिव्यक्ति होती है, भाषा शैली होती है, यह सभी पक्ष कविता के आंतरिक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। ये सभी पक्ष के द्वारा ही एक कविता बनती है। कवि अपनी रचनाओं में इन सभी का समावेश पूर्ण रूप से करता है। बाह्य पक्ष के अंतर्गत कभी कभी अलंकारों का प्रयोग भी होता है। शब्द शक्ति, शब्द गुण, जितने भी बाह्य जो स्वरूप होते हैं वह कविता का सबसे मुख्य माना जाता है, जिसे हम भाव पक्ष और कला पक्ष के रूप में मानते हैं। आंतरिक पक्ष को भाव पक्ष कहा जाता है और बाह्य स्वरूप को काव्य का कला पक्ष माना जाता है। कविता का बाह्य पक्ष अर्थात कला पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष के प्रमुख कारक। जैसा कि कला पक्ष में हमें लय, तुक, छंद, शब्द योजना, काव्य भाषा, अलंकार और काव्य गुण, ये सब चीजें कविता के बाह्य पक्ष में आती है। जैसे कविता में लय होती है अर्थात उतार चढ़ाव, तुक प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण का मिलान होना पंक्ति के द्वारा तुक कहलाता है। छंद मात्राओं वाला या वर्णिक छंद होता है। शब्द योजना, किस शब्द योजना में किस किस तरह के शब्द दिए गए हैं, मुहावरे हैं, तत्सम है, तद्भव है, किस तरह की शब्द योजना उसमें शामिल है। काव्य भाषा, काव्य की भाषा कैसी है, विवरणात्मक है, कभी कभी बहुत अच्छी विस्तृत रूप से दी जाती है, वह भाषा होती है, सहज भी होती है, अनेक तत्सम शब्दों से परिपूर्ण होती है, और या ब्रज भाषा या खड़ी बोली, इस तरह की सभी भाषाओं का समावेश कला पक्ष में। अलंकार की बात करें कला पक्ष में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 तरह के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार जो मुख्य रूप से हमारे पाठ्यक्रम में है, उभय अलंकार है जो बड़ी कक्षाओं के लिए निहित होते हैं। काव्य में गुण भी कवि होना बहुत जरूरी है, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। इसके अंतर्गत एक और योजना भी आती है जो होती है काव्य शक्ति, जिसमें
अमीधा शक्ति, व्यंजना शक्ति, इस तरह के ये सभी पक्ष जो हैं ये कविता के बाह्य स्वरूप को संयोजित करते हैं। कविता का आंतरिक पक्ष जिसे हम भाव पक्ष कहते हैं, जिसके अंतर्गत भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, अप्रस्तुत योजना। यहाँ पर भाव पक्ष के अंतर्गत कवि अपने भावों को व्यक्त करता है, विचारों को भी व्यक्त करता है और स्वरों के उतार चढ़ाव को भी महसूस करवाता है। साथ ही कई प्रतीकों के अप्रस्तुत योजना जो हमें दिखाई नहीं देती है किंतु भावों के द्वारा हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। कैदी और कोकिला कविता के प्रमुख उद्देश्य आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कविता का परिचय, कवि का परिचय, कविता का भाव सारांश, कविता का सस्वर वाचन एवं भावार्थ, कविता की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, महत्वपूर्ण पद्यांश ग्रह कार्य हो अनुच्छेद, इस तरह की सभी चीजें आज हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, कैदी और कोकिला पाठ सबसे पहले जो हमारे समक्ष दिया गया है, इसके पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है कि कैदी और कोकिला कविता ब्रिटिश शासन की बर्बरता एवं देशभक्तों पर उसके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को देखने समझने के लिए तर्पण के समान होती है। इस कविता में पढ़ते हुए यह स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि देश में आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर सेनानियों का ने बहुत शारीरिक और मानसिक कष्ट सहकर हमें स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया। बच्चों, इसके साथ ही जो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये कविता लिखी है, वे हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में जन्मे थे। उन्होंने आजीविका के लिए 16 वर्ष की आयु से ही अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया था। उनकी प्रमुख रचनाएं हिमकिरीटनी, साहित्य देवता आदि है। माखनलाल चतुर्वेदी का निधन सन 1968 में 68 में हुआ था। बच्चों, जैसा कि भी आपने पहली वाली कविता हमने का पाठ है काव्यांश, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है कोकिल बोलो। काली ऊंची दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। कुछ कठिन शब्द है बच्चों। कोकिला यानी कोयल, बटमार यानी रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले ठग, डाकू डेरे में अर्थात आवास में, तम मतलब अंधकार, हिमकर मतलब चंद्रमा, काली माँ मई मतलब काली, आली मतलब सखी। इस पंक्तियों का भावार्थ यह है कि कवि अर्धरात्रि में कोयल की आवाज से चौंक कर एकदम से पूछ बैठते हैं कि हे कोयल, तुम इस प्रकार रह रहकर क्यों गा रही हो? क्या तुम्हारे इस गीत में किसी तरह का गुप्त संदेश या प्रेरणा छिपी है? यदि ऐसा अंदेशा है तो हमें बताओ कि यह संदेशा किसका है। तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ तो। हे कोयल, मैं जिस स्थान पर कैद हूँ वह मनुष्य के नीचे लायक जीने लायक नहीं है। यहाँ की दीवारें भयानक काली है, ऊंची है। यह चोरों, डाकुओं और राहजनी करने वालों का निवास है। कवि प्रश्न करते हैं कि यह अंग्रेजों का अंधकारमय शासन है या वास्तव में गहरी काली अंधियारी रात है। रात इस सीमा तक काली है कि प्रकाश या आशा रूपी चंद्रमा भी उसके आगे परास्त है। वह भी निराशा का संदेशा दे रही है, अर्थात उसका प्रकाश भी क्षीण प्रतीत होता है। कवि कोयल से कहते हैं कि हे सखी, इस भयानक अंधेरी रात में तुम क्यों जाग रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? बच्चों देखिए, इसमें कवि बार बार कोकिला से प्रश्न कर रहे हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा,
मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि जेल की कोठरी से कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तू किस कसक भरी वाणों में कूक रही हो? ऐसी कौन सी बात है जिसका बोझ तुम्हारी वेदनापूर्ण वाणी में स्पष्ट झलक दिख रहा है? हे कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया जिसको लेकर तुम इतनी उद्विग्न एवं व्याकुल हो और आधी रात को तुम्हारी वाणी इतनी दुख भरी हो रही है? हे कोयल, तुम्हारी वाणी तो अत्यंत मधुर और कोमल है, पर यह तुम आज इस तरह से क्यों चीख रही हो? तुम्हारी वाणी में यह विक्षिप्तता क्यों झलक रही है? कोयल बोलो तो। क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वाला है दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि तुम इस आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो? क्या किसी जंगल की आग की भयानक लपटें तुम्हें दिख रही है? अर्थात क्या तुम्हें भी इस अंग्रेजी राज का अंधकार और भयानक अत्याचार युक्त नीतियों का ज्ञान हो गया है? तुम्हारी वाणी की व्याकुलता क्या इसी का तो कारण नहीं है? कोकिल बोलो तो। अगली पंक्तियां, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्लू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है आली। कवि कहते हैं कोकिल से कि कोयल, क्या तुम्हारे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें दिखाई नहीं देती? तुम्हें हमें हमारी इन जंजीरों को ध्यान से देखो। ये जंजीरें हमें किसी गहने के से कम प्रतीत नहीं होती दिखाई दे रही है। जो हथकड़ियां हमने पहनी है, ये अंग्रेजी शासन द्वारा हमें दिया गया उपहार है, जो गहनों के रूप में हमारे शरीर और हाथों में सजी हुई है। हमें यह कोल्लू के चरसा को खींचते समय चर्रक चू की ध्वनि में जीवन की तान सुनाई देती। यह संगीत ही हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। हम हमारे मजबूत हाथों में से जब पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी उंगलियों में पत्थर के ये टुकड़े स्वतंत्रता संग्राम का एक नया संगीत रच रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि जब मैं पेट पर कोल्लू का जुआ लगाकर कोल्लू का चरसा खींचता हूँ तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शासन की अकड़ या घमंड का कुआं लगातार खाली होता जा रहा है। इससे मेरे अंदर का उत्साह एक नए उत्साह को लेकर संचारित होता है। अर्थात अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाएं हमें जीवन में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो क्यों रही हो? कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि इस अंधकारमय एवं शांत माहौल में तुम क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें ज्ञात है कि दिन का समय परिश्रम, यातना, संघर्ष का समय होता है। उस समय मधुर आवाज और करुणा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए तुम्हारा रुदन रोना इस घोर अंधकार को बेध रहा है। हे कोयल, क्या तुम इन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो? क्या तुम अपनी करुणा वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का एक नया अध्याय लिखने जा रही हो? बोलो तो कोयल, क्या तुम इस नीरव शांत अंधकारमय वातावरण में इसलिए चुपचाप रुदन कर रही हो? देखो बच्चों, प्रत्येक पंक्ति में कवि कोकिल से प्रश्न करते जा रहे हैं कि कोकिल बोलो तो। अगली पंक्ति, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कती की ब्याली, तिस पर है गाली है आली। बच्चों,
इसमें देखिए जो चौथी पंक्ति है, मेरी काल कोठरी काली, इसमें क वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। और उपमा जो दी जा रही है वो काली शब्द की बहुत बार दी जा रही है, तो यहाँ उपमा अलंकार में हम काली शब्द की भी उपमा दे सकते हैं। और इसके पश्चात पहली जो दिया जा रहा है पंक्तियों का अर्थ है कि कवि कहते हैं कि हे कोयल, जिस प्रकार रात का रंग काला है वही काला रंग तुम्हारा भी है। अंग्रेजों का बर्ताव भी नितांत काला है। देखिए बर्ताव की तुलना भी अंग्रेजों से के शासन से या व्यवहार से की गई, अर्थात अमानवीय है। उनका यह व्यवहार मेरे मन में कई तरह की भयंकर कल्पनाएं कर देता है। बुरी बुरी और कल्पना और विचार लहर के समान इस काली अंधेरी कोठरी में हम घूमते फिर रहे हैं। मेरी काल कोठरी का वातावरण भी नितांत कालिमा युक्त अर्थात रोशनी विहीन है। कैदियों को दी जाने वाली टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। यहाँ तक कि मेरा शरीर जिन लोहे की जंजीरों से बंधा है उसका रंग भी काला है, अर्थात कारागार और प्राकृतिक वातावरण सभी कालिमा युक्त है। इस अंधकारमय कालिमा युक्त वातावरण में पहरेदार की भीषण आवाज किसी सरपणी के समान के डसने के जैसी भय उत्पन्न कर रही। अगली पंक्ति बच्चों, इस काले संकट सागर पर, देखिए संकट को भी उन्होंने काली की उपमा, काले रंग की उपमा दी। मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे सखी, इस अंधकारमय अन्याय से भरे वातावरण में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा दी जाने वाली असभ्य गालियां इसे और भयावन बना रही है। कवि कहते हैं कि ऐसे अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय वातावरण में भी काले सागर रूपी विपत्ति अर्थात अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम तो प्रकृति के स्वच्छंद हरे भरे वातावरण में उन्मुक्त विचरण करती हो, अर्थात तुम्हें तो बैठने के लिए हरी भरी डाली मिली है, परंतु मेरे भाग्य में यह सक्रिय सी काल कोठरी है जहाँ हवा और रोशनी बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। हे कोयल, संपूर्ण आकाश तुम्हारा क्षेत्र है जहाँ तुम निर्बाध अर्थात बिना रुकावट के उड़ सकती हो, जबकि मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ वह मात्र 10 फुट की ही है। हे कोयल, तेरे गीत सभी की प्रशंसा के पात्र होते हैं, परंतु यदि मैं अपनी दुर्दशा पर रोना चाहूं तो यह अपराध की श्रेणी पर में गिना जाएगा। बच्चों देखिए कवि कितने दुखी हैं, यहाँ उनकी दीनता का वर्णन किया गया है। इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दो। कोकिल बोलो, कवि कहते हैं हे कोयल, तुम स्वयं देख लो कि तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है। तब भी तुम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो। हे कोयल, यह बताओ कि तुम्हारी इस हुंकार पर मैं क्या कर सकता हूँ। इस काल कोठरी में रहकर मैं अपनी रचनाओं कविताओं के द्वारा ऐसा और क्या विशेष करूं कि स्वतंत्रता संघर्ष की
अग्नि और अधिक धधक उठे। हे कोयल, तुम ही बताओ कि महात्मा गांधी के इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राण रस किस भांति न्यौछावर कर सकता हूँ। तुम बताओ कोयल, मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी, मैं इसके लिए भी तैयार। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कोकिल से बार बार प्रश्न कर रहे हैं। पूरी कविता में उन्होंने अपने सारे दीन और दुख कोकिला से बात करके की है। बच्चों, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। अभी हमने आपको सुनाया। इस जीवन परिचय का जो संबंधी प्रश्न है वो 1 अंकीय प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही इनकी रचनाएं भी और भाव पक्ष कला पक्ष, यह 4 अंकीय प्रश्न आता है। यदि परीक्षा में प्रश्न आता है तो इसका उत्तर हमें भाव पक्ष में कवि के भाव, विचार, नाद, अप्रस्तुत, योजना, सौंदर्य को लिखना है और कला पक्ष में हमें लय, तुक, छंद, शब्द योजना, काव्य भाषा, अलंकार, काव्य गुण और काव्य शक्ति के बारे में लिखना है, जो कि कविता में दिखाई देती है और साहित्य में स्थान। कुल मिला के 5 अंकीय प्रश्न आपके लिए तैयार है। यदि कभी हमें कविता का भाव पक्ष नहीं आता है तो हम अपने पाठों के कुछ उसी कविता के पाठ के प्रश्नोत्तर भी हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि भाव पक्ष उन्हीं को भी कहा जाता है। अभी मैंने आपके समक्ष केंद्रीय भाव पढ़ा है, इसको हम एक बार और पुनरावृत्ति करेंगे कि कैदी और कोकिला कविता बहुत माखनलाल चतुर्वेदी जी की लोकप्रिय रही है। यह दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। ये जो दुर्व्यवहार है ये अंग्रेजों के खिलाफ है, जो उन्होंने अपनी कविता में ब्रिटिश शासन की बर्बरता एवं देशभक्ति पर उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को देखने समझने के लिए बताया है। कवि बार बार कहते हैं कि यह समय मुक्ति का गीत सुनाने का है और कोयल भी पूरे देश को कारागार के रूप में देखने लगी है। यह अभी हमने इन पंक्तियों के माध्यम से जाना। आइए हम इस पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ते हैं। कविता है, क्या गाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। बच्चों, भी आपके सामने मैंने पाठ की ये पंक्तियां रखी है। परीक्षा में यदि इन पंक्तियों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आती है तो उन्हें हम हल इस प्रकार से करेंगे। पद्य कविता का संदर्भ एवं प्रसंग। पहले हमें संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है। जैसा कि संदर्भ का अर्थ होता है कि यह कविता की पंक्तियां किस पाठ से ली गई है और इस कविता को किन्होंने लिखा है, तो उसमें कवि का नाम या रचनाकार का नाम होता है। प्रस्तुत जो भी हमने पंक्ति पढ़ी है आपके समक्ष, यह कैदी और कोकिला पाठ से ली गई है। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी है। प्रसंग का अर्थ होता है कि इन पंक्तियों में कवि हमसे मुख्य बात क्या कह रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि ने कोकिला से बार बार पूछ रहे हैं कि कोकिला, तुम किसका संदेश लाती हो, तुम ये बार बार जो चीख रही हो वह किस संदेश के द्वारा हमें बताना चाह रही हो। भावार्थ, प्रस्तुत कविता में कवि कोकिला से बार बार पूछ रहे हैं कि तुम किसका संदेश ला रही हो, बताओ तो जरा, बोलो तो। कवि जेल में कैद एकागी और उदास है। वे कोकिला से अपने मन का दुख व्यक्त करते हैं कि क्या तुम मधुर गीत आज़ादी के लिए गाओगी, क्या तुम आज़ादी का प्रेरणा गीत गाओगी। किंतु कोयल चुप रहती है और कुछ बोलती भी नहीं है। विशेष, पद्य कविता का काव्य सौंदर्य विशेष के अंतर्गत आता है। इसके में इनमें कुछ जो प्रश्न नहीं थे, इनके हमें उत्तर लिखने होते हैं। जैसे कविता की भाषा क्या है,
कविता की शैली क्या है, कविता में कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कविता में निहित रसगुण कौन से हैं और शिल्प सौंदर्य अर्थात उसका मुख्यांश। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी भाषा है, कविता की शैली गायन शैली है, कविता में निहित छंद और अलंकार कौन से हैं, और कविता में निहित रस गुण विरह रस शब्द शक्ति है, शिल्प सौंदर्य अर्थात मुख्यांश किस बारे में कहा गया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और व्याख्या उपयोगी प्रश्न इस प्रकार हैं। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। क्यों हूक पड़ी कोकिल बोलो तो, इस शांत समय में कोकिल बोलो तो, तुझे मिली हरियाली तिस पर रणभेरी, इस हुंकरती पर कोकिल बोलो तो। ये जो बच्चों आपके सामने ये 4 पद्यांश की एक एक जो मैंने लाइन लिखी है, इन पंक्तियों का हमें ध्यान से पढ़कर संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है। ये परीक्षा में भी आ सकते हैं। जैसे क्यों हूक पड़ी, बीच में जो डैश डैश है इसके बीच की पंक्तियां हमें लिखना है, अंतिम पंक्ति है कोकिल बोलो। इस प्रकार से ये तीनों पंक्तियां आपके समक्ष दी गई है। पुस्तकों में भी इस प्रकार से आती है, किंतु जब परीक्षा में है तो इसकी पूरी पंक्तियां हमें लिखी मिलती है और उन पंक्तियों को पढ़कर हमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए यदि हमें कभी दिक्कत आती है तो हमें उन पंक्तियों में से छोटे छोटे प्रश्नों को बना लेना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपके समक्ष पहली पंक्ति पढ़ी कि क्या गाती हो, क्यों क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है। ये जो पंक्तियां हमने जो लिखी थी इसमें कुछ प्रश्न हम बनाकर इसको सरलीकरण कर सकते हैं। जैसे कि कवि के अनुसार कोयल क्यों गाने लगी। प्रश्न क्रमांक 2, कवि को कारागार में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कवि किसके शासन को वर्णित कर रहा है और उसे कैसा शासन कहा है। इस तरह के हम कुछ छोटे छोटे प्रश्न पद्यांश संबंधित पंक्तियों से अगर हम बना लेते हैं तो हमें अर्थ करने में बहुत आसानी रहती है। अनुच्छेद लेखन गतिविधि। बच्चों ये कुछ मैंने आपके समक्ष शीर्षक लिखे हैं, इसमें आपको पढ़कर और इनके बारे में लिखना है। पहला दिया है ब्रिटिश राज। इसका मतलब है कि अंग्रेजों का हमारे देश पर शासनकाल कैसा रहा। इसके बारे में आपको अपनी पुस्तक में से मिल सकता है इसका मटेरियल, जैसे कि इतिहास की जो पुस्तक है उसमें ब्रिटिश राज्य के बारे में दिया गया है कि अंग्रेजों ने 200 साल हमारे देश पर किस तरह से शासन किया। उसमें अनुच्छेद में आप 8 या 10 पंक्ति लिख सकते हैं। दूसरा दिया है कोठरी और काली, अर्थात जेल के वातावरण के बारे में भी हम इसमें लिख सकते हैं। कोकिला की चीख, अभी जिस प्रकार से हमने कविता को पढ़ा है उसके भावार्थ को पढ़ा है, तो कोयल बार बार क्यों चीख रही है उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। मोहन के व्रत पर, मोहन के व्रत का अर्थात मौन व्रत से है। यहाँ मोहन से तात्पर्य महात्मा गांधी जी के उनके व्रत के बारे में भी हम लिख सकते हैं। उन्होंने मौन व्रत लिया था, क्यों लिया था, किस तरह से उनका यह व्रत जारी रहा, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में भी हम शिक्षक से चर्चा कर हम इसमें लिख सकते हैं। वैसे कक्षा 8 में आपने सहायक वाचन में गांधी जी की जीवनी पूरी पढ़ी है, उसके अंश भी आप इसमें लिख सकते हैं। पहरे की हुंकरती, अर्थात जो जेल के पहरेदार होते हैं और जो गुस्सा अपना रोष प्रकट करते हैं उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी हमने अनुच्छेद लेखन की गतिविधि के शीर्षक आपको दिए हैं। इन शीर्षकों के अलावा आप अपने स्तर पर भी अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। छोटे शीर्षक को आप छांट लीजिए और उसमें आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपका प्रोजेक्ट कार्य कुछ दिया है मैंने कि जो भी हमने कविता पढ़ी है उस कविता को हमको कहानी के रूप में लिखना है। प्रत्येक पंक्तियों के अर्थ को हम एक कहानी के रूप में छोटे छोटे अनुच्छेद के उसमें हम लिख सकते हैं कि कहानी किस प्रकार से बना सकते हैं।
कहानी शुरू होती है आज़ादी के समय से। प्रारंभ हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि कहानी आज़ादी के शासनकाल से हुई। जिस प्रकार से आज़ादी के लिए सभी लड़ाई लड़ रहे थे, उसी के अंतर्गत कवि महोदय को भी स्वतंत्रता संग्राम के कार्य के रूप में जेल में यातना में रहना पड़ा। उन्होंने वहाँ पर किस तरह से अपने विचारों को एक कविता के रूप में प्रस्तुत किया और कोयल को उन्होंने अपना मित्र बनाया और कोयल के द्वारा ही अपने विचारों को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। कविता में निहित स्मरणीय बिंदुओं को रेखा चित्र के माध्यम से भी दर्शाई। यह आपका एक प्रोजेक्ट कार्य है बच्चों कि आपको जो भी इस कविता के अंतर्गत लगता है आप चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। चित्र भी बना सकते हैं, जैसे जेल का है, अंग्रेजों के शासनकाल के समय का है, कोयल का है और जेल का भी है। प्रकृति के माध्यम से भी बना सकते हैं, प्रकृति के चित्र भी बना सकते हैं। बच्चों, अभी आपने यह पूरे पाठ को पढ़ा, निश्चित है आपको कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको इस पाठ में जो भी कठिनाई आती है तो आप अपने शिक्षक की सहायता से इस कठिनाई को दूर कर सकते हैं। हमारी हिंदी की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।